वेलकम टू स्टडी थ्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 57 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच कौन सी समिति करती है? फर्स्ट ऑप्शन है लोक लेखा समिति, सेकंड ऑप्शन है प्राक्कलन समिति एंड थर्ड ऑप्शन है गोरेवाल समिति। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जो दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच जो है कि कौन सी समिति करती है? तो ये करती है आपका लोक लेखा समिति। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए कैग, ये जो है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो है ना कि इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 में इसकी पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और यह भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है, जो कैग होता है। और इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। मतलब जो भी पहले हो जाए ना, या 6 वर्ष से पहले हो जाता है या फिर 65 वर्ष, दोनों में से कोई भी पहले हो जाए तो इसकी कार्यकाल ख़त्म हो जाती है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। देखिए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था इसके बारे में, कि जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत जो है कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति जो कि संसद की सबसे पुरानी समिति है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 22 एंड फोर्थ ऑप्शन है 24। तो लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं? तो ये सदस्य होते हैं आपके 22। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए पहले क्या हुआ था ना, इसका गठन जब हुआ था 1921 ईस्वी में, तो उस समय जो है ना कि 15 सदस्य होते थे इसमें। लेकिन 1954-55 में क्या हुआ कि इस समिति में जो है कि उस टाइम से 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो है कि होते हैं आपके कहाँ से? ये लोकसभा से। और 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रस्तुत किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 4 जुलाई 1947 को, सेकेंड ऑप्शन है 5 सितंबर 1947 को, थर्ड ऑप्शन है 14 अक्टूबर 1947 को एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 फरवरी 1947 को। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कि 1947 जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था आपका 4 जुलाई 1947 को। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये 4 जुलाई 1947 को ना ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया था, ठीक है। और ये पास कब हुआ? ये 18 जुलाई 1947 को ये पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह बताया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 109 के अंतर्गत, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत एंड थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं? तो ये बताया गया है आपका अनुच्छेद 109 में। ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए धन विधेयक का निर्णय कौन लेता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष लेता है कि धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले जो है कि राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद से ये लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा में जब पास हो जाता है तो उसके बाद से राज्यसभा में पेश किया जाता है। 14 दिन तक समय मिलता है राज्यसभा को पास करने का। अगर 14 दिन के अंदर उसने पास कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज 14 दिन अगर कंप्लीट होता है तो ये जो है ऑटोमेटिकली ये पास समझा जाता है। देखिए अनुच्छेद 110 के अंतर्गत क्या बोला गया है कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 111 के अंतर्गत क्या बोला गया है? ये जो भी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में बताया गया है। और 112 में जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो बजट होता है, 112 में उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति को, सेकंड ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, थर्ड ऑप्शन है सांसद को एंड फोर्थ ऑप्शन है विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको सांसद को। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट है कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 3.2, सेकेंड ऑप्शन है 2.9 एंड थर्ड ऑप्शन है 2.6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2.4।
तो जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कि आपका TFR कितना है, शकल प्रजनन दर, तो ये है आपका 2.4, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये शकल प्रजनन दर क्या होता है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट, ये जो है कि ना, जैसे एक महिला को अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, या ऐसे समझ सकते हैं इसको कि इसमें केवल उस समय तक को काउंट किया जाता है जब तक महिला बच्चों को जन्म देने की क्षमता रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रयागराज में, सेकंड ऑप्शन है लखनऊ में, थर्ड ऑप्शन है आगरा में, एंड फोर्थ ऑप्शन है मथुरा में। तो कन्हैयालाल मणिकलाल ये केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है आगरा में, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, सेकंड ऑप्शन है भारत कला भवन प्रयागराज में, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में, एंड फोर्थ ऑप्शन है पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली में। तो इसमें से ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये है आपका भारत कला भवन, ये जो कि प्रयागराज में नहीं है, ये है वाराणसी में, ये सेकंड ऑप्शन जो है कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य और राजवंश से संबंधित गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बिदर बरिद शाही, सेकंड ऑप्शन है बीजापुर इमाद शाही, थर्ड ऑप्शन है बरार इमाद शाही, फोर्थ ऑप्शन है गोलकुंडा कुतुब शाही। तो राज्य और राज्य वंश में संबंधित जो है कि गलत युग्म को बताना है आपको। तो इसमें जो है कि ये बीजापुर जो है कि राज्य का राजवंश जो है कि इमाद शाही नहीं, ये आदिल शाही था, ये सेकंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति में निम्न में से कौन एक नहीं थे? फर्स्ट ऑप्शन है गुरु नानक, सेकंड ऑप्शन है कबीर, थर्ड ऑप्शन है रैदास, एंड फोर्थ ऑप्शन है रामदास। तो उत्तर भारत का ये पूछ रहा है, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति में निम्न में से कौन एक नहीं थे? तो ये नहीं थे आपके, ये रामदास, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए रामदास जो है कि महाराष्ट्र भक्ति संतों में शामिल थे, और उत्तर भारत के मतलब भक्ति आंदोलन में ये तीनों थे, गुरु नानक, कबीर और रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र एवं उनके संपादक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत माता अजीत सिंह के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है वंदे मातरम अरविंद घोष, थर्ड ऑप्शन है बंदी जीवन शचीन्द्र नाथ सान्याल, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी युग्म सही सुमेलित हैं। तो ये जो है कि संपादक और जो है कि मतलब समाचार पत्र और उनके संपादक के बारे में ये सही युग्म सुमेलित करना है इसमें, तो ये है आपका उपयुक्त सभी युग्म सही सुमेलित है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एंड फोर्थ ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो जो 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके मोतीलाल नेहरू, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए होम रूल लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? एनी बेसेंट और तिलक दोनों को जाता है। ठीक है, क्योंकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थापत्य कला की शर्की शैली का उत्कृष्ट नमूना निम्न में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है अटाला मस्जिद, सेकंड ऑप्शन है आलमगीर मस्जिद, थर्ड ऑप्शन है झांझरी मस्जिद, एंड फोर्थ ऑप्शन है आसफी मस्जिद। तो स्थापत्य कला की शर्की शैली का उत्कृष्ट नमूना निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपका अटाला मस्जिद, ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए अटाला मस्जिद कहाँ पे है? ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अटाला मस्जिद को जो है कि 1408 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम सर्की ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन इसकी जो आधारशिला थी वो 1377 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तृतीय के शासनकाल में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई रूट रोग किस फसल से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्राउंड नट, सेकेंड ऑप्शन है सोयाबीन, थर्ड ऑप्शन है धान, एंड फोर्थ ऑप्शन है गेहूँ। तो ड्राई रूट रोग जो है कि किस फसल से संबंधित है? तो ये है आपका ग्राउंड नट से, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभक्त था, परंतु इनमें से एक नगर ऐसा था जो 3 भागों में विभक्त था। वह नगर कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है धौलावीरा,
सेकेंड ऑप्शन है राखीगढ़ी, थर्ड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था? तो वो था आपका धौलावीरा। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए सारे नगर जो है ना कि बस 2 भागों में विभक्त हैं, लेकिन एक धौलावीरा ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में विभक्त था। देखिए पहला कौन सा था? देखिए 3 भागों में कौन सा था? तो वो था पूर्वी टीला एक, और एक था मध्यमा, और एक था पश्चिमी टीला। हालांकि और सारे नगरों में जो है कि केवल पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला था। ठीक है। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं होता है, और यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। राखीगढ़ी ये हिसार के हरियाणा में स्थित है, एंड मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणों या शंखों पर निम्नलिखित में से किस शासक के ने विजय प्राप्त की थी? फर्स्ट ऑप्शन है कुषाण, सेकेंड ऑप्शन है गुप्त, थर्ड ऑप्शन है सातवाहन एंड फोर्थ ऑप्शन है मौर्य। तो गणों या शंखों पर किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी आपके गुप्त ने। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व और उनसे संबंधित घराने का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कालिका प्रसाद बनारस घराना से, सेकेंड ऑप्शन है गुलाब हुसैन खां लखनऊ घराना से, थर्ड ऑप्शन है बेगम अख्तर लखनऊ घराना से, एंड फोर्थ ऑप्शन है राजेश्वरी किराना घराना से। तो इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। तो गलत युग्म कौन सा है? तो देखिए राजेश्वरी किराना घराना से नहीं है, ये है आपका राजेश्वरी का संबंध जो है कि बनारस घराने से है, और यह एक ठुमरी गायिका है। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1974 में, सेकेंड ऑप्शन है 1975 में, थर्ड ऑप्शन है 1976 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1977 में। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपका 1974 ईस्वी में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है ना पर्यटन विकास निगम का, कि पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों हेतु आवास गृहों, जलपान गृहों और मार्गीय सुविधा तथा मनोरंजन स्थलों की स्थापना और विकास और प्रचार करना, इसका ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में एक स्तूप का निर्माण किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है अमरावती में, सेकेंड ऑप्शन है भरहतु में, थर्ड ऑप्शन है सांची में, एंड फोर्थ ऑप्शन है सारनाथ में। तो कहाँ पे किया गया था निर्माण? तो ये किया गया था आपका सारनाथ में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए बुद्ध द्वारा जो है ना कि प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? तो वो क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारियों की फांसी के स्थान का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र लहड़ी, गोरखपुर में फांसी दी गई। सेकेंड ऑप्शन है अशफाक उल्ला खां, इनको फैजाबाद में फांसी दी गई। थर्ड ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर में, एंड फोर्थ ऑप्शन है रोशन लाल नैनी में। तो इसमें से गलत युग्म बताना है। तो ये जो है कि आपको राजेंद्र लहड़ी को ये गोरखपुर में फांसी नहीं दी गई थी, इनको दी गई थी ये गोंडा में फांसी दी गई थी। ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 14 सितंबर 2005 को, सेकेंड ऑप्शन है 15 मार्च 2005 में, थर्ड ऑप्शन है 22 मार्च 2003 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 14 जनवरी 2003 में। तो ये उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग की गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 14 सितंबर 2005 को। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए 14 सितंबर 2005 को ना ये आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 15 के तहत जो है कि किया गया, और इसका मुख्यालय जो है कि लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पिरामिड एकमात्र एक ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जयभार पिरामिड, सेकेंड ऑप्शन है संख्या पिरामिड, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा पिरामिड, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पिरामिड है जो कि हमेशा जो है कि वो सीधा ही होता है? तो वो है आपका ऊर्जा का पिरामिड। ये जो है कि हमेशा सीधा होता है। देखिए पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, संख्या पिरामिड, जयभार पिरामिड, एंड ऊर्जा पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अदीना मस्जिद मांडू, सेकेंड ऑप्शन है लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, थर्ड ऑप्शन है दाखिल दरवाज़ा गौड़, एंड फोर्थ ऑप्शन है 3 दरवाज़ा अहमदाबाद। तो इसमें से हमें जो है कि सही सुमेलित नहीं है, इट मीन्स कि गलत है। तो कौन सा है? तो ये अदीना मस्जिद का निर्माण जो है कि ये पश्चिम बंगाल के मालदा में सिकंदर शाह ने सन
1373 ईस्वी में कराया था। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जजिया कर किसने हटाया था? फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन है अकबर, थर्ड ऑप्शन है फिरोज तुगलक एंड फोर्थ ऑप्शन है बाबर। तो जजिया कर किसने हटाया था? तो ये हटाया था आपका अकबर ने। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए जजिया कर, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये पहले तो अकबर ने इसे कब हटाया था? 1564 ईस्वी में लेना बंद कर दिया था ये। देखिए यह एक जो है ना कि धार्मिक कर था और मुस्लिम राज्य में रहने वाले, जैसे गैर मुस्लिम कोई जनता है ना, तो गैर मुस्लिम जो जनता थी ना उससे ये वसूला जाता था कि वो मुस्लिम राज्य में रह रही है, इसके वजह से, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम राज्यों में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी। अगर कोई और भी मतलब गैर मुसलमान अगर आता था तो उसको ये जो है कि जजिया कर देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना का उद्देश्य था? फर्स्ट ऑप्शन है उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है हिंदू हितों की रक्षा एंड थर्ड ऑप्शन नए राज्य की स्थापना एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्यात में वृद्धि। तो विजयनगर राज्य की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका हिंदू हितों की रक्षा के लिए। ये जो कि सेकंड ऑप्शन सही था। देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना जो है ना 1336 में, ये जो है कि हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं जस्ट ये तो क्वेश्चन कल का पूछा गया है, इसका जो है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। इसका आज मैं आंसर बता रहा हूँ कि लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? फर्स्ट ऑप्शन था वेतन आयोग, सेकंड ऑप्शन है सांसद, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन भत्ता जो है कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है आपका सांसद। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये अनुच्छेद जो है ना 97 में बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते को संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित कर सकती है। तो ये संसद कर सकती है। आज का क्वेश्चन है, इसका जो है कि आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मुंतखब उत तवारीख किसकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन है अल-बरूनी, सेकेंड ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी, थर्ड ऑप्शन है कल्हड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है फिरदौसी। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इसका जो है कि आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।